बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हम मॉड्यूल 6 to 13 इनको स्टडी करेंगे। तो हम मॉड्यूल 6 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा कैश फ्लो एनालिसिस। तो कैश फ्लो एनालिसिस का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारे पास कैश फ्लोज क्या होते हैं। कैश फ्लोज बेसिकली हमारे पास मूवमेंट ऑफ मनी होती है, यानी कि पैसों का आना और जाना। इसमें हमारे पास रेवेन्यूज़ भी आ जाते हैं, जो हमने अर्निंग्स की हैं उनसे जो हमें प्रॉफिट हुआ है, और हमने कुछ बोरो किए हैं पैसे, वो आ जाते हैं। इक्विटी, जो हम शेयर अपने बेचते हैं उससे हमें पैसे मिलते हैं, वो इक्विटी। तो ये हमारे पास कैश इनफ्लोज हैं, क्योंकि देखें इन सब कामों से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। इनकी मूवमेंट हमारे पास कहाँ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारी कंपनी है ABC इसका नाम है, ठीक है, और हमारे पास रेवेन्यू हो रहा है, तो हमारे पास कैश आएगा हमारी कंपनी में। तो ये हमारे पास इनफ्लो है। बोरो करेंगे तब भी हमें कैश मिलेगा, वो हमारे पास इनफ्लो है। इक्विटी में हम अपने शेयर्स बेचेंगे, उसके बदले भी हमें कैश मिलेगा, ये भी हमारा इनफ्लो है, यानी कि मनी हमारे पास आ रही है। और इसका अपोजिट हमारे पास है आउटफ्लोज। आउटफ्लोज में हमारे एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने कुछ ख़रीदना था कंपनी के लिए, हमने ज़मीन ख़रीदनी थी, हमने एक नया ऑफिस बनाना है, तो उसके एक्सपेंसेस हमारे पास हैं, वो हमारा कैश ज़ाहिर है जाएगा कंपनी से बाहर, तो वो आउटफ्लो है। रीपेमेंट्स और डिविडेंड्स, डिविडेंड जो हम पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उनका प्रॉफिट देते हैं, तो ये भी कंपनी से हमारे पास कैश की मूवमेंट आउट होगी, तो ये भी आउटफ्लो है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि कैश हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, इसकी हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो देखते हैं हमारे पास कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनाने के क्या तरीके हैं। एक हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। सो लेट्स सी। अच्छा, तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है और डायरेक्ट, इसका भी पहले हम फ़र्क देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, जो हमारे पास एक्चुअल कैश हो। और इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, लाइक हमारे पास डिप्रिसिएशन होती है। डिप्रिसिएशन में क्या होता है, आपने कोई एसेट ख़रीदा, लेकिन ज़ाहिर वक्त के साथ साथ जितने का आपने उसे ख़रीदा था उतने में उसे वापस नहीं बेच सकते, उसकी कीमत कम हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैश आउटफ्लो होता है, बट उसमें रियल में तो हमारे पास कोई कैश की मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो ये हमारे पास एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये हम इनडायरेक्ट मेथड में इनको भी काउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम क्या ऐड करते हैं। तो हमारे पास कैश फ्लो होता है कुछ ऑपरेशंस के ज़रिए। एक कंपनी है, ज़ाहिर उसमें ऑपरेशंस होंगे हमारे पास कुछ, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन सी हैं, लाइक हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है, तो उससे हमारे पास कैश फ्लो होगा। देन वी हैव नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया, लाइक डिप्रिसिएशन हमारे पास होती है। इसके अलावा हमारे पास स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन भी होती है। देन चेंज इन रिसीवेबल्स। रिसीवेबल हमारे पास क्या होते हैं, रिसीवेबल हमारे पास वो अमाउंट है जो कि हमने, फॉर एग्जांपल किसी को हमने चीज़ हम कुछ सेल करते थे, ठीक है, हमारे पास इन्वेंट्री में कुछ सामान पड़ा था। इन्वेंट्री हमारे पास होती है जो हमने अपना स्टॉक करके सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कुछ सेल करते हैं, तो इसमें से हमने अपने बायर को कोई चीज़ दे दी, ठीक है, ये बायर था, बट उसने हमें अभी पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पर हमारा कैश इनफ्लो जौन सा होना है वो अभी नहीं हुआ, बट जो हमारी चीज़ थी वो जा चुकी है। तो यहाँ पर हमें कैश आना है, मतलब कि हमने रिसीव करना है कैश को, तो ऐसे कैश को हम रिसीवेबल कहेंगे, मतलब कि ये हमारी स्टेटमेंट में ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैसे हमारे पास आने हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के चेंजेस हैं, हमारे पास कोई चीज़ थी जो कि हमने दे दी है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसके अलावा चेंजेस इन प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स क्या होती हैं, लाइक आप किसी चीज़ की एडवांस में पेमेंट कर देते हैं और वो चीज़ आपको बाद में रिसीव हो। इसके अलावा चेंजेस इन करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में आपके पास क्या चेंजेस आते हैं, वो भी हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालते हैं। लाइक हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ कब कर सकती है, जब हमने कुछ बोरो किए, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर ये डिक्रीज़ भी कर सकती है जब हमने अपना डेट पे बैक कर दिया, तो ये हमारे पास डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो ये सब हमने अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखना होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। पहले हमने क्या पढ़ा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़,
अब हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी हमारे पास कैश फ्लो में चेंजेस आते हैं, लाइक फिक्स्ड एसेट चेंज। अब फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास क्या चेंज आ सकता है? फिक्स्ड एसेट में आपके पास आपका लैंड आ सकता है, या फिर जो हैवी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे एसेट्स हैं। इनमें हमारा इनको हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ जब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस, ठीक है। ये आपने फिक्स्ड एसेट हैं, ये बार बार तो नहीं देने होते, तो ये किस टाइम पर इनमें इन्वेस्ट किया जाता है? एट द इनिशियल स्टेज, जब हम इन्वेस्टमेंट की स्टेज पर होते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग वाली स्टेज आती है, ठीक है। लेकिन जब अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शुरू में इन्वेस्टमेंट करें, एक बार आपको प्रॉफिट हो गया आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो री इन्वेस्टमेंट की वो दोबारा इन्वेस्टमेंट स्टेज ही हमारे पास आ जाती है। तो फिक्स्ड एसेट में लेकिन कब चेंज होता है? इन्वेस्टमेंट की स्टेज में। तो उसके अलावा हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चेंज भी आ सकते हैं। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट चेंज। इंटेंजिबल एसेट हमारे पास कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो सकता है हमारा सॉफ्टवेयर कोई एसेट है, आपने कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा है, लाइक आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 ख़रीदा है, ठीक है, तो ये आपके पास इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं। देन कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग जब हम पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसमें आप लोन ले सकते हैं या फिर आप बॉन्ड्स देते हैं। एक कंपनी अपने बॉन्ड इशू करती है, सो उसमें हम अपने पब्लिक को बॉन्ड इशू करके उनसे असल में कुछ रकम बोरो कर रहे होते हैं, और उस पर हम उन्हें एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं। उसके अलावा शेयर कैपिटल और जो डिविडेंड है जो हमने पे करना होता है, ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। देन नेक्स्ट कैश फ्लो एंड प्रॉफिट्स। अब कैश फ्लो एंड प्रॉफिट देखें, आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास प्रॉफिट होगा तो ज़ाहिर है हमारे पास कुछ मनी आएगी, तो वो हमारे कैश फ्लो में ऐड करना लाजमी है। अब लेकिन इनमें कुछ फ़र्क भी है, कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट में हमारे पास क्या फ़र्क है? अब कैश फ्लो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही हो, लाइक प्रॉफिट आपको हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, बट कैश फ्लो आपके पास नेगेटिव भी तो हो सकता है, आपको लॉस भी तो हो सकता है। तो ये प्रॉफिट हमारे पास क्या है? ये हमारे प्रॉफिट सिर्फ कैश में नहीं होते। कैश फ्लो में देखें आपके पास वर्ड कैश आ रहा है, प्रॉफिट आपके पास नॉन कैश एक्सपेंसेस में भी हो सकते हैं। और चेंजेस इन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, लाइक आपके पास कोई ऐसा एसेट था, फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड था, तो गोल्ड आपके पास कैश तो नहीं था, लेकिन गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, गोल्ड की प्राइजेज अप हो गई, तो आपकी वैल्यू चेंज हो गई, आपको प्रॉफिट तो हो गया, बट क्या वो कैश फ्लो था? वो कैश फ्लो नहीं था। देन देखिए कैपिटलाइजिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब है जो आपके एक्सपेंस हुए हैं, जो आपने कोई समझे बड़ा खर्चा किया, आपने कोई फैक्ट्री ख़रीद ली है, ठीक है, तो आप उसको कैपिटलाइज़ करें। आप उसको कैसे कैपिटलाइज़ करें? ये हमारे पास एक अकाउंटिंग मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म एसेट लिए होते हैं बैलेंस शीट में, उसमें हम इमीडिएटली डिडक्ट करने की बजाय क्या करते हैं, उसे स्प्रेड कर देते हैं क्रॉस ईयर्स, क्योंकि अगर आप एक साथ इसको डिडक्ट कर देंगे वो तो आपका रेवेन्यू लॉस ही शो होगा। बट अगर देखें आपने ऐसे ही तो नहीं ना फैक्ट्री ख़रीद ली, उस फैक्ट्री ने बाद में आपको फ़ायदा भी देना है, तो अगर आप उसे स्प्रेड कर देंगे तो वो जो आपको साथ साथ रेवेन्यू अर्न करके दे रही है वो फैक्ट्री, तो वो हमारे पास बैलेंस हो जाता है। साथ में जो आपने एसेट ख़रीदा है उसकी कोई डिप्रिसिएशन भी होती है हमारे पास, तो उस पर फिर टैक्स भी कम देना पड़ता है, तो ये सब हमें फ़ायदे होते हैं इसके। उसके बाद रिसीवेबल हमने देखा, वो भी हमने कैश फ्लो में डालना होता है। और पेएबल रिसीवेबल का उल्टा है, इसमें हमने कैश रिसीव करना होता है और इसमें हमें पे करना होता है कैश। पेएबल्स में हम किसी से ख़रीद लेते हैं, और यानी कि हम इसे हम कहते हैं, हम जैसे क्रेडिट पे ख़रीद लेते हैं, मतलब कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, आप किसी चीज़ को बाय कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे, यानी कि ये वाली पेमेंट आपने बाद में करनी होती है, आप एक किस्म का डेट आ जाता है आप पे कि आपने इसको बाद में पे करना है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कैश एंड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मैंने आपको बताया नेसेसरीली हमारे पास कैश नहीं होता, ठीक है, ऐसे भी हमारे पास प्रॉफिट होते हैं जो कि कैश के अलावा होते हैं। अब ऐसा भी हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास कैश इनफ्लो तो हो लेकिन हमें कोई भी प्रॉफिट ना हो। ये इस सूरत में हो सकता है, जैसे देखें आपको $100 कैश इनफ्लो हुआ है, बट आपने $150 का डेट था आपके ऊपर, तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ है? आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। देन हमारे पास कैश फ्लो इज़ द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट फ्लो। तो कैश फ्लो हमारे पास एक्चुअल मूवमेंट है कि कैश हमारे पास कब आ रहा है और कब जा रहा है,
ठीक है। प्रॉफिट लेकिन हमारे पास क्या है, ये रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का डिफरेंस है कि रेवेन्यू आपने कितना कमाया और एक्सपेंसेस आपके कितने लग गए। अब देखें, रेवेन्यू आपका था 100 बट एक्सपेंसेस अगर आपके 150 हो गए तो कैश इन एंड आउटफ्लो तो हुआ, बट क्या 100 माइनस 150 ये आपके पास नेगेटिव बैलेंस बन गया, तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको तो लॉस हो गया, इवन दो हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा था। देन नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो एनालिसिस हमारे पास। इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश के। कैश के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से आता है और इसको अप्लाई हम कहाँ कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ कैश में हमारे पास रेवेन्यू आता है, यानी कि जो हम कमाते हैं अपने बिजनेस से। कलेक्शन फ्रॉम रिसीवेबल, हमने लोगों को डेट पर क्रेडिट पर चीज़ बेच दी होती है, हमने बाद में उनसे पेमेंट लेनी होती है। सेल्स ऑफ एसेट, आपके पास कोई एसेट था आपने वो बेच दिया। या फिर आप बोरो करते हैं। बोरो कैसे कर सकते हैं, आप किसी से बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर किसी और पार्टी से, थर्ड पार्टी से लोन ले सकते हैं, या फिर बॉन्ड्स हम इशू करते हैं। ये हम लोन लेते हैं पब्लिक से और उसके बदले हम उन्हें एक फ़िक्स्ड अमाउंट देते हैं। देन इक्विटी, जिसमें हम अपने शेयर्स बेचते हैं। इसमें हमारे पास कॉमन शेयर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास हमें कंपनी की एक्चुअल ओनरशिप देते हैं। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कॉमन शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा अगर ओवरऑल बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर ओवरऑल बिजनेस को लॉस हो रहा है तब कॉमन शेयर्स को भी डिविडेंड कम ही मिलेगा। लेकिन प्रेफर्ड शेयर में क्या है, इनको कंपनी की एक्चुअल ओनरशिप नहीं मिलती, और बट इनको एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ हम प्रॉफिट दे देते हैं, फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम इन्हें दे देते हैं। देन हम कैश को अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, ये सब तो हमारे पास ऊपर थे सोर्सेज ऑफ कैश के कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है। अब अगर आप एप्लीकेशंस ऑफ कैश देखें तो कैश को लगाया कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आप देखेंगे एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। कोई चीज़ आपको एक्सपेंस है, आपके एक बिज़नेस में काफ़ी एक्सपेंस हो सकते हैं। आपने अगर रेंट पर जगह ली है वहाँ पर आपको रेंट देना हो सकता है। कोई कॉस्ट, आपने कोई एसेट ख़रीदा है उसकी कॉस्ट हो सकती है। आप फिक्स्ड एसेट ले रहे हैं, या फिर आपने पेमेंट करनी है, आपने कुछ क्रेडिट पर लिया था। एक्यूर्ड एक्सपेंसेस, एक्यूर्ड एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे पास एक्यूरल बेसिस पर पे किए जाते हैं। इनको रिकॉर्ड एक्यूरल बेसिस पर किया जाता है। इसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि आपने कुछ फॉर एग्जांपल ख़रीद लिया है अपने बिज़नेस के लिए, कोई आपको कॉस्ट हो गई है, ठीक है, बट अभी आपने उसका ऑफिशियल बिल आपके पास नहीं आया, ऑफिशियल बिल आपको रिसीव नहीं हुआ, तो क्या आप उसको उस अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर आप नहीं करेंगे फिर तो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट ख़राब हो जाएगी। तो बट एक्चुअल कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो हमारे पास नहीं हुआ, ठीक है, ये एक्चुअली नहीं हुआ, बट हम इसे एक्यूरल बेसिस में रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब कि रेवेन्यू को भी तब रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो आपने अर्न कर लिया है, या फिर आप एक्सपेंसेस को भी तब रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो इनकर हो गए हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वेटिंग कि एक्चुअल कैश आपके पास कब आए। तो आप कैश का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप अपने बैलेंस शीट को सही रखने के लिए इनको रिकॉर्ड करते जाएंगे। देन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, कैश से हम पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्यूर्ड एक्सपेंसेस में ये था कि ये कैश की एप्लीकेशन कैसे हैं, ये ऐसे हैं कि इनको हमने रिकॉर्ड तो कर लिया था लेकिन अभी तक पे नहीं किया था, ठीक है, तो अब अगले नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करने के बाद उस जब आपके पास कैश आए तो उस कैश को अप्लाई करके आप इन एक्सपेंसेस को भी पे कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना डेट उतार सकते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं अपने स्टॉक होल्डर्स को, और ट्रेजरी स्टॉक हमारे पास क्या होते हैं। ट्रेजरी स्टॉक हमारे पास ये होता है कि आप एक कंपनी थे, ठीक है, आपके पास एक कंपनी थी, आपने उसके स्टॉक पब्लिक में बेच दिए थे, ठीक है, ये पब्लिक के स्टॉक हैं और ये आपके बिज़नेस के अपने स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक आपने इशू नहीं किए, ये आपके पास ही थे, ठीक है। अब आपने पब्लिक को कुछ जो स्टॉक्स आपने सेल किए थे, अब उनकी रीपरचेज़ कर रहे हैं, पब्लिक से वापस रीपरचेज़ कर लेना, उनको हम ट्रेजरी स्टॉक्स कहते हैं। तो आपके पास कैश आया तो आप अपने ही स्टॉक्स वापस भी खरीद सकते हैं, उसे ट्रेजरी स्टॉक कहेंगे। देन वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पार्ट 1। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमारे पास कैश फ्लो कैसे होता है, तो 3 पार्ट्स ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास है। आपको पहले बताया कि ऑपरेशन से हमारे पास कैश फ्लो हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से या फाइनेंसिंग से। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास प्रॉफिट या लॉस अकाउंट आ जाता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। अब देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट क्या है हमारे पास। इसमें हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं अपनी नेट इनकम, कि हमारी टोटल इनकम कितनी हुई है। इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हम ऐड करते हैं,
एट डिक्रीज़ इन करेंट एसेट, कि करेंट एसेट में हमारे पास कितना डिक्रीज़ हुआ है, सब्ट्रैक्ट इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स। देखें जो हमारे पास करेंट एसेट में आपके पास कुछ एसेट थे, ठीक है, एसेट्स, इनमें जो हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है ना उसको हमने ऐड करना है, डिक्रीज़ को ऐड करना है नेट इनकम में। और जो हमारे पास करंट एसेट में इंक्रीज़ हुआ है, ये एसेट थे, ये पॉइंट आपने याद रखना है, एसेट में इंक्रीज़ हुआ है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आप कहेंगे एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं और डिक्रीज़ को हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये नेट इनकम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपके एसेट में डिक्रीज़ हुआ है मतलब कि एसेट गया, ठीक है, एसेट आपके पास से चला गया तो इसके बदले में आपको कुछ कैश मिला होगा क्योंकि एसेट आपने बेचा है ना। और अगर इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब है कुछ कैश आउटफ्लो हुआ होगा, ठीक है, तो इसके बदले में आपने कुछ कैश देके कुछ पेमेंट करके ख़रीदा होगा ना, तभी इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए डिक्रीज़ को ऐड करना है और इंक्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। आगे हमारे पास लाइबिलिटीज़ में क्या है, लाइबिलिटीज़ में हमारे पास इससे उल्टा है, इंक्रीज़ को हमने देखें लाइबिलिटीज़, इसके इंक्रीज़ को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और इसके डिक्रीज़ को हमने ऐड करना है। आई एम सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, इंक्रीज़ को हमने करना है ऐड और डिक्रीज़ को हमने करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये देखें इसमें हमारे पास ऐसा क्यों है, लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्या था जो हमने पेमेंट करनी थी, समझ लें जैसे कि डेट था हमारे पास, डेट एक लाइबिलिटी है। अब हमने डेट को पे कर दिया तो वो हमारे पास हमारे बिज़नेस के लिए क्या हुआ, जब हमने पे कर दिया ना, देखें हमारे पास $1000 थे, ठीक है, एज डेट, ये हमारी लाइबिलिटी थी, ठीक हो गया। जब हमने इसे पे कर दिया तो हमारा ये $100 कैश क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो ये कैश आउटफ्लो हमारे पास क्या है, डिक्रीज़ हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ। तो इस बैलेंस शीट में से हम इसे ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे ना। और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, अगर देखें यहाँ पर हम $1000 वापस कर रहे थे, अगर वही $1000 आपने बोरो करने हैं, ठीक है, तो $1000 आपने बोरो कर लिए तो ये बैलेंस शीट में कैश इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ, तो ये इनफ्लो हुआ। तो इसलिए इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ को आपने ऐड करना है, ठीक है। बस ये एसेट में हमारे पास इससे उल्टा था। ओके, देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नॉन कैश एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, हमारे पास डिप्रिसिएशन आ जाती है जो कि मैंने आपको बताया। इसको आप वेयर एंड टेयर की कॉस्ट समझ लें। इसमें हमारे पास एक जो भी हमारे पास एसेट है उसकी यूज़फुल लाइफ जौन सी है उसमें हमारे पास उसकी कीमत में से हम डिडक्शन करते जाते हैं ताकि हमें उसका टैक्स कम देना पड़े, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, बिकॉज़ अगर हम उसे वापस बेचेंगे भी तो वो हमारे पास उतनी प्राइस की तो नहीं बिकेगी, तो इसलिए हम उसका टैक्स भी क्यों भी हर साल उतना ही दें, तो हम इसको डिडक्ट कर लेते हैं। ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट है हमारे पास। देन एमोर्टाइजेशन। अच्छा, एमोर्टाइजेशन का वैसे हमारे पास मतलब है जो लफ्ज़ी मीनिंग आप इसका देखें तो टू किल ऑफ। अब देखें जिस तरह ये वेयर एंड टेयर की थी तो इसमें भी हमारे पास आपको समझ आ रहा होगा कि बात वही हो रही है कि हम एक्सपेंसेस को कम करते जाएंगे उसकी यूज़फुल लाइफ के क्या कहते हैं अकॉर्डिंगली, उसकी कॉस्ट हमारे पास कम होती जाएगी। जब हम उसको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसमें से डिडक्ट करते जाएंगे। तो अब देखें डेप्रिसिएशन फिर और एमोर्टाइजेशन में फ़र्क क्या हुआ। डेप्रिसिएशन आपके टेंजिबल एसेट्स के लिए है, कोई फिज़िकल जो आपके पास एसेट है। एमोर्टाइजेशन आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है, लाइक आपके पास कोई सॉफ्टवेयर था, कोई पेटेंट थे आपके, और इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास थी तो उन पे हमारे पास एमोर्टाइजेशन होगी। तो इसमें हम इन चीज़ों की बुक वैल्यू को कम करते हैं, एक्चुअली बुक वैल्यू, बिकॉज कॉस्ट तो जो आपको पढ़नी थी वो पढ़ गई है, वो तो कम नहीं हो सकती। जो बुक वैल्यू है जो हमने बुक में रिकॉर्ड करनी है
उसको हम फिर डिडक्ट करते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों में क्या फ़र्क है, ये टेंजिबल एसेट के लिए है और ये इंटेंजिबल के लिए। आगे राइटिंग ऑफ एसेट्स, राइटिंग ऑफ एसेट का मतलब है, इसका मतलब है कम्प्लीटली रिमूव कर देना, अपने एसेट को अपनी बुक से कम्प्लीटली आप रिमूव कर रहे हैं। तो इनमें ये था कि इनमें हम ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते थे वैल्यू को, इसमें कम्प्लीटली हम जब वो हमारा एसेट यूज़ ही नहीं हो सकता, उसकी कोई वर्थ नहीं रही, इट कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड, तो हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। देन प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स, प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स से हमारा मतलब है ये हम एक ऐसी अमाउंट को एस्टिमेट करते हैं कि शायद ये हमारे पास कभी वापस ना आए। बैड डेट वो होता है ऐसा कर्जा जो कि आपको कभी नहीं मिलना, ठीक है। तो इसकी हम प्रोविज़न करते हैं, एक हम अपनी बैलेंस शीट में अलाउंस देते हैं कि ये डाउटफुल अकाउंट्स हैं, इनसे शायद हमें हमारे पैसे कभी वापस ना आए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कस्टमर के वेट करने की बजाय कि ये हमें ऑफिशियली कब ये बैंकरप्ट हो जाएगा, आप उसको रिज़र्व में डाल देते हैं, ठीक है। रिज़र्व में अहेड ऑफ टाइम आप डाल देते हैं ताकि आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रियलिस्टिक रहे। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इम्पैक्ट ऑफ करंट एसेट चेंज, के करंट एसेट में जब हमारे पास चेंज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपके पास वो जो कि जब आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा था तब आपका क्या बैलेंस था, और जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है तब आपके पास क्या बैलेंस है, वो क्लोजिंग बैलेंस। तो चेंजेस इन करंट एसेट, करंट एसेट में आपके पास जो चेंजेस आएंगे उनसे हमने पढ़ना है कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा। अब क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं करंट एसेट में, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ सकते हैं कि हमने क्या रिसीव करना है, ठीक है। इन्वेंट्रीज़, इन्वेंट्रीज़ आपके पास क्या होती हैं, जो आपने अपना स्टॉक रखा होता है, ये हो सकते हैं इन्वेंट्रीज़ से आप मैन्युफैक्चर करके सामान देते हो अपने बिज़नेस के लिए, और या फिर इन्वेंट्री ऐसी भी हो सकती है कि डायरेक्ट आप होलसेल पर कुछ ख़रीदते हैं, वो आपने अपनी इन्वेंट्री में रखा है, देन आप उसको डायरेक्ट सेल कर देते हैं। एंड देन प्री पेमेंट्स, जो आप इन एडवांस पेमेंट कर देते हैं। इन सब का क्या इम्पैक्ट है हमारे पास, तो इनका ये इम्पैक्ट है कि ये आपके पास एक इन्वर्स रिलेशनशिप में है। इन्वर्स रिलेशनशिप में आपके पास कैसे हैं कि देखें, जब ये एसेट्स हैं, देखें ये सब एसेट है हमारे पास, अगर ये हमारे पास अप जाएंगे तो हमारा कैश डाउन जाएगा, ठीक है। और ये सब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ करते हैं, आपने क्या कहते हैं, रिसीवेबल हमारे पास इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपने सेल्स की, आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन अभी तक कस्टमर्स ने आपको पे नहीं किया, तो पेपर प्रॉफिट आपको हो रहा है, आपको पेपर पर प्रॉफिट हो रहा है, बट आपके पास लेस कैश है, कैश आपके पास इतना नहीं है, ठीक हो गया। अब अकाउंट रिसीवेबल अगर आपके डिक्रीज़ हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने ये पेमेंट कलेक्ट कर ली है, ठीक है, कलेक्टेड, आपने इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। इससे हमारे पास कैश क्या होगा, इससे हमारे पास कैश इंक्रीज़ हो जाएगा। इवन अगर आपने कोई नई सेल नहीं की, नई सेल आपने नहीं की, लेकिन कैश इंक्रीज़ हो गया, तो इससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ नहीं, प्रॉफिट तो उतना ही है जितना आप पहले रिकॉर्ड कर चुके थे पेपर पर। आगे इन्वेंट्रीज़ की बात की जाए तो अगर इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज़ करती है तो इसका मतलब आपने स्पेंड किया, आपने कुछ कैश स्पेंड किया, ठीक हो गया, तो ये आपका आउटफ्लो हो गया। लेकिन क्या कहते हैं, इससे आप ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके क्या कहते हैं, आपकी शेल्फ में ज़्यादा सामान आ गया, ठीक है। तो ये लेकिन हमारे पास कैश आउटफ्लो होगा। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज़ करती है, इसका मतलब है आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सोल्ड कर दिया, बेच दिया आपने अपनी प्रोडक्ट्स, इससे आपको क्या होगा, ये आपका कैश इंक्रीज़ करेगी। अच्छा, प्री पेमेंट्स को देख लें तो प्री पेमेंट्स में अगर आपने किसी फ्यूचर सर्विस के लिए पे कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई 12 मंथ्स की इंश्योरेंस ले ली है, ठीक है, तो आपने इसका अप फ्रंट पेमेंट कर दी है, तो कैश तो आपके बैंक से चला गया, तो ये कैश आउटफ्लो हो गया, ठीक हो गया, तो ये आउटफ्लो हो गया। अगर प्री पेमेंट आपकी डिक्रीज़ कर रही हैं, अगर आप उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब आप उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए आप पहले ही पे कर चुके हैं, यूजिंग दैट सर्विस, यू आर यूजिंग दैट सर्विस, तब क्या हो रहा है आपके पास कोई कैश इनफ्लो तो नहीं हो रहा, लाइक अपेरेंटली कोई कैश इनफ्लो नहीं हो रहा, बट ये आपके अकाउंट बैलेंस को पॉजिटिवली एडजस्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी सर्विस तो यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है।
तो सवाल ये पूछा है वाई नॉट कंसीडर कैश, कैश को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हम कैश को इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे बिकॉज इन सब चीज़ों में हम यही तो कंसीडर कर रहे हैं कि कहीं हमारा कैश ट्रैप तो नहीं हुआ हुआ, रिसीवेबल में हमारे पास ट्रैप हुआ हो या फिर इन्वेंट्री में ट्रैप हुआ हो। तो कैश इज़ ऑलरेडी कैश। अगर ये हमारे पास क्या कहते हैं कहीं पर ट्रैप नहीं हुआ हुआ तब हम इसे लिक्विड कहते हैं। लाइक हम अपनी स्टेटमेंट के बॉटम में तो हमें एक कैश वैल्यू ही चाहिए ना, ठीक है, तो वो हमें एक लिक्विड कैश वैल्यू चाहिए। तो ये सब हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज अगर हमारा कैश ट्रैप्ड है और अगर हम उस ट्रैप्ड कैश को देखते ही नहीं है, इस तरह तो हमारा बैलेंस शीट ख़राब हो जाएगी। तो असल में हम कैश के लिए ही ये सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन अगर जो एक्चुअल सिर्फ आप कैश आपके हैंड में आएगा तभी देखेंगे, तब ये हमारी बैलेंस शीट के लिए सही नहीं होगा बिकॉज देन हमारा प्रॉफिट, हमारा लॉस, ये सब मैसअप हो जाएगा। तो एक्चुअली हम देख यही रहे हैं, हम देख रहे हैं नेट चेंज इन कैश ही देख रहे हैं, बट हम एक्यूरियल बेसिस पर देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक्यूरियल बेसिस पर क्या था कि जैसे जैसे आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है वैसे वैसे ही आप उसे रिकॉर्ड करते जाएं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इम्पैक्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज़। पहले हमने करंट एसेट का इम्पैक्ट देखा है, अब करंट लाइबिलिटीज़ में जब चेंज आता है हमारे पास तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो अकाउंट पेएबल्स, नोट्स पेएबल और एक्योर्ड एक्सपेंसेस। तो उसमें इन्वर्स रिलेशन था, इसमें हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसमें हमारे पास क्या होगा, देखें, लाइक अकाउंट पेएबल आपके पास इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो होगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर ये डिक्रीज़ कर रहा है, अकाउंट पेएबल डिक्रीज़ कर रहे हैं हमारे पास, तो ये कैश आउटफ्लो है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास आउटफ्लो हो रहा है, अकाउंट पेएबल डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वो पे कर रहे हैं जो कि आपने पे करना था, ठीक है, जो कि जिसकी आप सर्विस पहले ही ले चुके हैं या फिर कोई प्रोडक्ट पहले ही ले चुके हैं, बट अब आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपका ड्रेन हो रहा है। तो ये हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आउटफ्लो, ठीक है। और अगर इनफ्लो है, अकाउंट पेएबल्स आपने इंक्रीज़ हो रहे हैं आपके, अभी आप पे नहीं कर रहे, आप चीज़ें खरीदते जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी पेमेंट नहीं कर रहे, तो इनफ्लो आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है, यानी कि नेट इनकम में ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास एसेट भी आ गए और अभी आपने उसकी पेमेंट भी नहीं की, तो नेट इनकम आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। एसेट नहीं इंक्रीज़ होंगे, नेट इनकम, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास इनफ्लो में आता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल हमारे पास एक्चुअली होते हैं लाइक आप कह सकते हैं फॉर्मल लोन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, फॉर्मल लोन्स। तो वैसे ये एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज़्यादा हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास नोट पेएबल में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास इनफ्लो होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आप लोग ये याद रख लें कि पेएबल्स और नॉट पेएबल और एक्योर्ड एक्सपेंसेस ये सब हमारे पास क्या हैं, ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इनमें जो चेंज आ रहा है तो वो आपने डायरेक्ट याद रखते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, एक्योर्ड एक्सपेंसेस की भी यही बात है, लाइक कोई यूटिलिटी बिल था फॉर एग्जांपल आपने देना, आपने बिजली का बिल देना था, ठीक है, लेकिन आपने अभी उसके लिए पे नहीं किया, आपने 3 महीने का इकट्ठा करके देना। तो फॉर एग्जांपल आपने अभी इसकी कैश पेमेंट नहीं की, लेकिन क्योंकि वो इकट्ठा तो हो रहा है तो आप उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, जबकि अभी आपने उसके लिए एक्चुअल कैश पे नहीं किया। तो ये वही बात है, ये भी जब हमारे पास डिक्रीज़ होंगे तब हमारे पास आउटफ्लो होगा। देखें, ये एक्सपेंसेस हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि आपने बिल दे दिया तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। और अगर ये हमारे पास इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप बिल इकट्ठा करी जा रहे हैं 3 महीने का, 5 महीने का, तो देन ये हमारे पास हमारा कैश इनफ्लो तो नहीं हो रहा, ठीक है, बट नेट इनकम में हम इसको इनफ्लो ही देखेंगे, क्योंकि आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे और बिजली भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का क्या है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी जी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही आ जाती हैं, हम इनको कंसीडर कर लेते हैं बिकॉज लाइक देखें, हमारे पास क्रेडिट लाइंस या फिर शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स ले रहे हैं आप, तो ये हमारे डिफरेंटली हैंडल होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग बिल से थोड़ा डिफरेंटली हैंडल होते हैं। तो वैसे मोर टेक्निकली ये हमारे पास फाइनेंसिंग के अंडर ही आना चाहिए, बट चलें इसमें देख लेते हैं हम कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमारे पास
इसकी लॉजिक हमारे पास यही है कि या तो आप बोरो कर रहे होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, या फिर आप क्रेडिट पर कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका बैलेंस क्या होगा, बैलेंस तो आपका इंक्रीज़ ही करेगा, ठीक है, बैलेंस इंक्रीज़ कर जाए बिकॉज पेमेंट नहीं किया आपने, बट आपने बोरो किया कुछ, ठीक है, या फिर क्रेडिट पर कुछ ले रहे हैं, उसकी पेमेंट नहीं की, वो आपने चीज़ खरीद दी है, तो इसकी रीपेमेंट हमारे पास होती है, ठीक है, रीपेमेंट में आप वापस दे देंगे तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, मतलब कि नेट इनकम हमारे पास हुई थी 100,000 रुपीज़, यानी कि 1,00,000 रुपये हमारे पास नेट इनकम थी। डिप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी 20,000 20,000। अब हमारे पास इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, वो कितना है 18,000। डिक्रीज़ हो रहा है इन्वेंट्री में 6,000 का। इंक्रीज़ अकाउंट पेएबल में हो रहा है 7,000 का, और डिक्रीज़ हो रहा है एक्यूर्ड एक्सपेंसेस में 5,000 का। तो इसको हमने, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने दिखानी है। तो देखें, नेट इनकम हमारे पास थी 1,00,000, ठीक है, डिप्रिसिएशन को हमने करना है ऐड, ठीक हो गया। करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज़ हमारे पास, उसमें अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या थे, रिसीवेबल हमारे पास थे एसेट, ठीक हो गया। तो इसको आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री, इसको आप कर रहे हैं ऐड। इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल, इसको भी आप कर रहे हैं ऐड। और डिक्रीज़ इन अक्यूर्ड एक्सपेंसेस, इसको आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। अब देखें, हमने जो पीछे पढ़ा था उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये हमारे पास क्या था एसेट, ठीक है। एक्यूर्ड एक्सपेंसेस में डिक्रीज़ हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी वाले सेक्शन में पढ़ा था लाइबिलिटी। अकाउंट पेएबल्स हमने पढ़े थे लाइबिलिटी वाले सेक्शन में, तो एल लिख देते हैं। डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमने किस सेक्शन में पढ़ा था, ये हमने एसेट वाले सेक्शन में पढ़ा था। तो जो एसेट है, एसेट का मैंने आपको बताया था कौन सा रिलेशनशिप है, एसेट का हमारे पास था इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो जब इन्वर्स रिलेशनशिप है तो इंक्रीज़ जब हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल में, तब आप इसको क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। डिक्रीज़ हो रहा है इन्वेंट्री में, इन्वर्स रिलेशनशिप है लेकिन, तो आप इसको डिक्रीज़ को क्या कर रहे हो, ऐड। अब अकाउंट पेएबल हमारे पास क्या था, लाइबिलिटी, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास रिलेशनशिप कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल को कर दोगे ऐड। अब अक्यूर्ड एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी है हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन, तो डिक्रीज़ को करोगे सब्ट्रैक्ट। तो करके देख लें, हाँ आप 1,20,000 आपके पास बन जाएगा, इसमें से आप 18,000 को फिर माइनस कर दें तो वो आपके पास बन जाएगा 1,02,000, ठीक है, उसमें 6,000 को ऐड कर दें तो ये आपके पास 1,08,000 बन जाएगा। देन 1,08,000 में आप 7,000 ऐड कर तो 1,15,000 बन जाएगा, और 1,15,000 में से अगर आप 5,000 को माइनस कर दें तो आपके पास 1,10,000, ठीक है, ये आपका टोटल नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। तो इजी इनफ। आगे हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला सेक्शन ख़त्म हो गया, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर आ जाते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, परचेजिंग अ फिक्स्ड एसेट। जब आप ज़ाहिर आप इन्वेस्ट करें एक फ़िक्स एसेट खरीद कर, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। या फिर एक्वायरिंग अ नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट आपके पास क्या होता है, एक करंट एसेट होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास साथ साथ यूज़ होते जाते हैं। नॉन करेंट एसेट से आपका मतलब है समझ लें एक ऐसा एसेट जिससे आप इन 1 ईयर उससे आप क्या करेंगे, आपका रेवेन्यू जनरेट होगा या फिर इनकम आपकी जनरेट होगी, इनकम मोर देन वंस, ठीक हो गया, मोर देन वंस, एक दफ़ा से ज़्यादा आपको वो पैसे कमा कर देगा, तो ये आपका नॉन करेंट एसेट है, ठीक है। और सेलिंग फिक्स्ड और नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट को वैसे नॉन करेंट एसेट इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज देखें जिसको आप क्या कहते हैं जो कि आपका फ़ौरन यूज़ नहीं हो रहा, जो कि आपका काम आ रहा है, एक साल में कई बार काम आ रहा है, एक साल के बाद भी शायद उसकी लाइफ हो, ठीक है, तो वो आपका एक फ़िक्स्ड एसेट ही हो गया ना, वो फिक्स्ड है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है।
अगर आप बेच रहे हैं ऐसे फिक्स्ड एसेट को तब भी आपके पास पैसे आ जाएंगे, या फिर आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपका आउटफ्लो हो जाएगा। ओके, आगे हम देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट, चेंजेस इन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नेट एसेट आपके पास 2018 में था 500, ठीक है, और डिप्रिसिएशन उसमें कितनी थी 100। 2019 में नेट एसेट आपके पास थे 600 के, और टोटल अकाउंट की डिप्रिसिएशन हमारे पास थी 140। तो सबसे पहले आप ऐसा करेंगे कि ईयर 2018 को ले लें, ठीक है। इसमें आप अपनी ग्रॉस एसेट निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? नेट एसेट आपके पास थे 500 के, और डिप्रिसिएशन से मैंने आपको बताया था फ़ायदा होगा आपको, ठीक है, कि आप बुक वैल्यू उसकी कम करते जा रहे हैं ना, कि 100 से कम हो गई है तो उस पर टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो ये टोटल हमारे पास जो ग्रॉस एसेट हमारे पास 2018 के लिए आएंगे वो आ जाएंगे 600, ठीक हो गया। अब 2019 के लिए हम देख लेते हैं, तो इसमें भी हम इनको ऐड कर देंगे 600 + 140, तो ये हमारे पास आ जाएगा 740, ठीक हो गया। अब हमने नेट कैश फ्लो निकालना है। तो नेट कैश फ्लो आप कैसे निकालते हैं? जो आपके एसेट आए थे 2019 के, ठीक है, ग्रॉस एसेट कह लें, 2019 के माइनस उसमें से कर दें ग्रॉस एसेट 2018 के, तो 740 माइनस आपके पास आ जाता है, ये कितना था 600, ओके। तो ये हमारे पास 140 सॉरी, तो ये 140 हमारे पास हमारा टोटल कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो हमारे पास आ गया, ठीक है। देन वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पार्ट 2। इसमें अब देखते हैं, इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई है। आपने लैंड परचेज़ किया फॉर 5000 रुपीज़, आपने बिल्डिंग परचेज़ की, ठीक है, वो आपने की 4000, आपने इक्विपमेंट को सेल किया फॉर 3000, देन आपने व्हीकल्स को सेल किया फॉर 4500, देन आपने अकाउंट डिप्रिसिएशन में इंक्रीज़ किया 4000 का, लॉन्ग टर्म डेट आपने लिए, बॉन्ड लिया आपने अदर कंपनी के, किसी और कंपनी के आपने बॉन्ड्स लिए 6000 के, देन आपने सेल किए अदर कंपनी के बॉन्ड आपने सेल कर दिए फॉर 3500, ठीक है। तो अब इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। परचेज़ ऑफ लैंड, आपने लैंड परचेज़ किया, मतलब कि कैश आउटफ्लो सब्ट्रैक्ट कर दिया। बिल्डिंग परचेज़ की, कैश आउटफ्लो सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेल्स ऑफ इक्विपमेंट सेल किया, कैश आपके पास आया, ऐड कर दिया। सेल्स ऑफ व्हीकल, कैश आया, ऐड कर दिया। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो आपके एसेट थे, ठीक है, उनमें जितनी डिप्रिसिएशन हुई, ठीक है, उसमें जो हमारे पास इंक्रीज़ आ रहा है, डिप्रिसिएशन का इंक्रीज़, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन में कीमत क्या होती थी? कम होती थी। उस कीमत की कमी होने में इंक्रीज़ आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म एसेट आपने खरीदे, आपने डेट लिया, बॉन्ड, ठीक है। जब आपने बॉन्ड खरीदे, आपने डेट लिया, वो आपकी एक लाइबिलिटी आपने खरीदी है, बट आप अभी आपने क्या किया? ख़रीदा है, ठीक है, मतलब कि कैश आउटफ्लो हुआ। और सेल किए जब आपने बॉन्ड्स, तो वो आपके पास क्या हुआ? वो आपके पास आपने उसे ऐड कर दिया क्योंकि आपने सेल किए हैं, ओके। अच्छा, आपने ये जो मैंने कहा कि ये लाइबिलिटी है, ये उनके लिए लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेट, जो कि आपने बॉन्ड ख़रीदे हैं, जिस कंपनी के आपने ख़रीदे हैं उनके लिए ये लाइबिलिटी है, बिकॉज उनके लिए डेट आ गया ना। तो आपने तो बॉन्ड्स ख़रीदे हैं, इस पर आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगी, ठीक है। तो आपके लिए आपने तो अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए ख़रीदे हैं, तो इसलिए माइनस हो गया। इन सबको आप करेंगे टोटल, तो आपके पास नेट कैश आउटफ्लो हमारे पास 8000 हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि आप जब अपने लिए पैसे कैपिटल रेज कर रहे हैं तब। तो फाइनेंसिंग के सोर्सेज हमें पता है, हमारे पास इक्विटी आ जाती है और डेट। इक्विटी में आप अपने शेयर्स बेचते हैं, डेट में आप कर्ज़ा लेते हैं,
ओके, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हमें क्या पड़ती है, यानी कि फाइनेंस करने की, पैसे इकट्ठे करने की भी तो हमें कोई कॉस्ट पड़ेगी, वो है डिविडेंड। मतलब कि अगर आपने इक्विटी अपने शेयर्स बेचे हैं तो उसके बदले में आपको शेयर होल्डर्स को कुछ मुनाफा देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा, डैट इज़ डिविडेंड। तो ये आपको कॉस्ट पड़ रही है। इंटरेस्ट, अगर आपने डेट लिया, कर्ज़ा लिया, तो उसके ऊपर आपको उन्हें कोई फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़ेगी बैंक्स को, तो वो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये भी आपको कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, ये आपके लिए कॉस्ट है फाइनेंसिंग की, क्योंकि फ्री में तो फाइनेंसिंग होगी नहीं ना। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हम पढ़ रहे हैं इसमें। ओके, एक्विटी की बात करते हैं। एक्विटी हमारे पास शेयर्स, मैंने आपको बताया, हम इशू करते हैं, उन्हें बेचते हैं, उससे हमारे पास पैसे आते हैं। ओके, तो इसमें हम दो किस्म के शेयर्स को इशू कर सकते हैं, कॉमन शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स। कॉमन शेयर्स जो कि एक्चुअल ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेफर्ड शेयर्स जिसमें हम एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर को। ओके, एडिशनल कैपिटल, इसके अलावा हमारे पास एडिशनल कैपिटल, ये देखें, इनसे हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना था, बट आपके पास $100,000 थे। ठीक है, तो ये तो आपका कैपिटल था, लेकिन आपको पता चला कि आपने कोई हैवी व्हीकल बाय करनी है, या फिर आपको ज़रूरत है, ठीक है, आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए अपने बिज़नेस में और पैसों की ज़रूरत है, आपको और $100,000 चाहिए। ठीक है, तो ये तो अब आपके पास इतना कैपिटल ही नहीं था, तो आप जब स्टॉक्स अपने शेयर्स इशू करेंगे तो आपके पास एडिशनल कैपिटल आएगा। तो इनको इशू करने का मकसद क्या है, ताकि आपके पास कैपिटल ज़्यादा आए। देन ट्रेजरी स्टॉक की हम बात कर चुके हैं, कंपनीज अपने ही शेयर्स वापस ख़रीद लेती है। अब कंपनी को क्या फ़ायदा अपने शेयर्स वापस ख़रीदने का, देखें, शेयर्स बेसिकली हमारे पास ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कंपनी हमारे पास, इसमें किसकी कितनी ओनरशिप है, लाइक 70% किसी के पास शेयर्स हैं तो उसके पास 70% कंपनी की ओनरशिप है। तो कंपनी को तो फ़ायदा इसी में है ना कि वो ज़्यादातर ओनरशिप अपने पास रखे, बट मजबूरन उन्हें कैपिटल रेज करने के लिए स्टॉक इशू करने पड़े। ठीक है, तो 50% देखें यहाँ पर उनकी अपनी कंपनी थी, 50% शेयर होल्डर्स की कंपनी हो गई है। तो अब उन्होंने देखा, जब उन्हें बाद में प्रॉफिट हुआ, तो वो तो यही चाहेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 70% ओनरशिप हो। ठीक है, तो वो अपने ही स्टॉक्स मार्केट से वापस ख़रीद लेंगे, तो ये ट्रेजरी स्टॉक्स हैं। देन डिविडेंड हम पे करते हैं इन स्टॉक्स पर, उनको जो हम मुनाफा देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, वो हमारे पास डिविडेंड है। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स और नेट इनकम आर नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज these have already been treated under operating activities। रिटेन्ड अर्निंग्स को हम नहीं पढ़ रहे, ये वो अर्निंग्स है। देखें, फॉर एग्जांपल आपको कुछ अर्निंग होती है, कुछ तो आप डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है, कुछ को आप वापस इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे रिटेन्ड अर्निंग में से ही आई थिंक डिविडेंड दिया जाता है, बट ओके, जो आपके पास रिटेन हो रहा है, मतलब कि जो आपके पास बच रहा है प्रॉफिट, ओके, लाइक सारा प्रॉफिट आपके पास बचता नहीं है। आपको अगर $5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या ये सारा प्रॉफिट आपके पास बच जाएगा? नहीं, इसमें से कुछ को आप क्या कहते हैं, अपने डेट उतार देंगे, कुछ को आप डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, लाइक जो आपके पास बच जाएगा उसको हम रिटेन बोलते हैं, रिटेन्ड। ओके, मतलब कि जो भी आपके पास एंड पर बच गया आफ्टर पेइंग आउट एवरीथिंग, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं आपके पास। लेकिन उन्होंने क्या, उसको हम किस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि उनके साथ क्या करना है, इनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास नेट इनकम का ही दूसरा नाम है, कि जो हमें नेट इनकम हो रही है। बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग, देखें, आप कहेंगे हमने कब पढ़ा रिटेन्ड अर्निंग, हमने तब पढ़ा जब हमने अपनी कैश फ्लो की स्टेटमेंट बना रहे थे, उसमें से हम डिविडेंड वगैरह ये सब अपनी लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट वगैरह को निकाल रहे थे, तो एंड पर एक हमारे पास अमाउंट आ रही थी, वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग ही थी, जिसको हम नेट इनकम कह रहे थे। ओके, देन रिज़र्व्स, कुछ कंपनी के रिज़र्व भी होते हैं, रिज़र्व स्टॉक भी होते हैं। अच्छा, तो ये रिज़र्व एक किस्म का हमारे पास एक सेफ्टी नेट होते हैं, कि एंड पर कुछ भी ना बचा तो रिज़र्व्ड हमारे पास हमारी आ जाती हैं अर्निंग। लाइक रिज़र्व इन्वेंट्री भी हमारे पास होती है,
कि अगर हमारे पास कुछ ना बचा तो ये रिज़र्व में से तब हमने चीज़ों को छेड़ना है, ठीक है। तो ये दे एक्ट एज अ सेफ्टी नेट हमारे पास। ओके, देन हमारे पास है डेट। इक्विटी के बाद आ जाता है डेट। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है। देन हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं। देन करंट पोर्शन ऑफ एलटीडी। इसका क्या मतलब है? करंट पोर्शन ऑफ एलटीडी का मतलब है हमारे पास कि जोन से हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट था, एलटीडी मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इसका करंट पोर्शन, वो पोर्शन जो कि आपने 1 ईयर में पे करना है, ठीक है, तो वो करंट पोर्शन। लीज पेमेंट्स, जैसे आप लीज पर कोई चीज़ खरीद लेते हैं, लाइक किसी चीज़ के लिए आप एक साथ पे नहीं कर सकते और एक साथ कीमत आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, देन वो आप पे करते हैं, बट उसके साथ आपको कुछ लाइक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाती है। ज़ाहिर है वो आपको अपना एसेट जो है कोई अगर आपको दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कार है, वो उसकी $100,000 की है, बट वो आप एक साथ नहीं दे सकते, अपफ्रंट पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो आपको उसके डिवाइड करके आपने हर साल 10 सालों तक लाइक $10,000 देने हैं। तो वो इतने साल आपका वेट क्यों करे? वो इसलिए करे क्योंकि आप साथ में उसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हो हर साल, लाइक आप हर $10,050 दे रहे हो, तो हर साल उसको ये $50 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पार्ट 2। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने की ₹40,000 की, पेमेंट आपने की लॉन्ग टर्म बोरोइंग की 30,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपने की 15,000, बॉन्ड आपने इशू किए अपनी कंपनी के 35,000 के, रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स यानी कि वो बॉन्ड्स आपने वापस रिलीज़ कर दिए, ठीक है, वो 4,500। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपने की 3,000, कॉमन शेयर इशू किए 20,000 के, ट्रेजरी स्टॉक आपने अपने स्टॉक वापस ख़रीदे 5,000 के, देन डिविडेंड आपने पे किया 10,000 और प्रॉफिट आपने टोटल अर्न किया है 23,000। तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने की, बोरो किया आपने, कैश इनफ्लो हुआ, आपने पेमेंट कर दी लोन्स की, लोन्स वापस दे दिए, कैश आउटफ्लो हुआ। आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, देन अगेन कैश इनफ्लो हुआ। आपने बॉन्ड्स इशू किए, मतलब कि आपने बॉन्ड्स जिनको बेचे, आपने पब्लिक को बॉन्ड्स बेचे, तो आप उनसे क्या कर रहे हैं? आप उनसे उधार ले रहे हैं, पब्लिक से आप कर्ज़ा ले रहे हैं, तो आपके पास कैश इनफ्लो हुआ। देन वी हैव रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, यानी कि बॉन्ड्स आप वापस ले रहे हैं, ठीक है, उनकी रिटायरमेंट हो गई, इन बॉन्ड्स का अरसा कंप्लीट हो गया, अब आपने वो पैसे पब्लिक को वापस करने हैं, तो ये हमारे पास कैश आउटफ्लो हो गया। इंटरेस्ट आपने पेमेंट की, ठीक है, ये यहाँ पर था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसको छोड़ दिया गया है बिकॉज अभी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसमें हमारे पास ये हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आ रहा, इसको इन्होंने छोड़ दिया। आगे कॉमन शेयर्स जब आपने इशू किए वो भी हमारे पास इनफ्लो हुआ। ट्रेजरी स्टॉक्स आपने ख़रीदे, वापस ख़रीदे, तो आउटफ्लो हुआ। डिविडेंड आपने दे दिया, वो भी आउटफ्लो हुआ। प्रॉफिट अर्न को भी हम नहीं देख रहे बिकॉज वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नहीं है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन सबको आप कर लेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास 60,500 बन रहा है। देन वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम देखते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की क्या एग्जांपल है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से आपने कैश कलेक्ट किया है, ठीक है, या फिर कैश आपने सप्लायर्स को दे दिया है, पे किया है। एम्प्लॉयज़ को आप कैश पे कर सकते हैं। आप प्री पेड एक्सपेंसेस के लिए कैश पे कर सकते हैं जो कि आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड के लिए आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या फिर आपको डिविडेंड्स मिले हैं, ठीक है, या फिर आपने इंटरेस्ट कहीं पर पे किया है। उसके अलावा इनकम टैक्स इज पेड, इनकम टैक्स भी आप देते हैं, वो भी आपकी कैश फ्लो है, आउटफ्लो। अच्छा, अब जो कैश आप कस्टमर्स से लेते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है? कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि जो कस्टमर ने आपको कैश दिया
उससे आपकी नेट सेल में इजाफा होता है, आपका ओपनिंग बैलेंस बढ़ता है और एंडिंग बैलेंस में से अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल आपके बढ़ते हैं, ठीक है, और एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल आपके कम होते हैं। बिकॉज ओपनिंग में जब आप कस्टमर आपसे कुछ ख़रीद रहे हैं, वो आपसे इस तरह ख़रीद रहे हैं कि पहले उन्होंने ख़रीद लिया, आपको पेमेंट बाद में करेंगे, तो रिसीवेबल तब आपके क्या होंगे, ज़्यादा। और एंडिंग में जब वो आपको पे कर चुके होंगे तब आपके अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव, जब हम सप्लायर्स को कैश देते हैं, सप्लायर्स को जो हम कैश की पेमेंट करते हैं, सप्लायर्स आपके फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रिंटिंग प्रेस है, तो जिनसे आप लोग कागज़ लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके सप्लायर हुए। उन सप्लायर्स को आपने कैश पेमेंट करनी है, तो उनसे जब आप परचेज़ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ऐड हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इससे हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है, ठीक है, सप्लायर जो हमें बेचेगा उससे हमारी इन्वेंट्री बढ़ेगी। देन एंड स्टॉक में से आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में से एंड स्टॉक को माइनस नहीं करते आप, ओके। एंड में से जो आपके पास एंड में बचा है उसमें से माइनस कर देते हैं जो आपके पास शुरू में था। और ओपनिंग अकाउंट पेएबल को आपने ऐड करना है और अकाउंट एंडिंग जो पेएबल है हमारे पास उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। और जो कैश आपका एम्प्लॉयज़ को जाता है उसमें बिगनिंग सैलरीज जो कि आपकी पेएबल है, जो कि आपने शुरू में आपको पता चल गया महीने के शुरू में कि आपने इन एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, ठीक है, बट अभी तक आपने दी नहीं है, वो ऐड होगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने दी नहीं। एंडिंग सैलरीज पेएबल वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक हो गया, बिकॉज ये आपकी लाइबिलिटी बन चुकी हैं, ओके। सैलरीज एक्सपेंसेस, जो सैलरीज पर एक्सपेंस है उनको आपने ऐड करना है। देन कैश फॉर प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट के लिए हमारे पास जो कैश है, फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड एसेट्स, जो उनसे आपके पास प्रीपेड एसेट्स हैं जिनकी आप पेमेंट कर चुके हैं, उनकी कैश पेमेंट जो आप करते हैं उसका आपने क्या करना है। तो एंडिंग प्रीपेड रेंट जो है आपका, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस जो एंडिंग बैलेंस है उसको ऐड करना है, जो एक्सपायर्ड रेंट है या एक्सपायर्ड इंश्योरेंस उसको भी ऐड करना है, और जो बिगनिंग प्रीपेड रेंट है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देन इंटरेस्ट और डिविडेंड को देख लें। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड जो है आपके पास, आपने ओपनिंग इंटरेस्ट को और डिविडेंड को ऐड करना है, एंडिंग इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीवेबल को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये इंटरेस्ट अभी आपको मिलना है, ओके, एक्यूरल बेसिस पर, लेकिन हम ऐड करते हैं तो मिलने से पहले ही हम उसे ऐड कर रहे हैं। और एंडिंग इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीवेबल इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। देन वी हैव इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम जो आपको हुई है उसको आपने ऐड कर देना है। देन कैश फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट जब आपने पे करना है, ओके, ये रिसीव्ड के लिए था जब आप रिसीव कर रहे हैं, और ये जब आप पे कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने स्टॉक होल्डर्स को या अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे कर रहे हैं। तो ये देखें, ये इसका हमारे पास, इसमें भी हमारे पास ओपनिंग जो से रिसीवेबल थे उनको हम ऐड ही कर रहे थे, इसमें भी हम ओपनिंग को ऐड कर रहे हैं, एंडिंग को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो सा है आपका उसे देन अगेन हम ऐड कर रहे हैं। इनकम टैक्स की पेमेंट के लिए हमने क्या करना है, इनकम टैक्स जो आपने देना है शुरू में जो आपका पेएबल है, बिगिनिंग इनकम टैक्स पेएबल ऐड करेंगे, एंडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक्सपेंसेस को हम ऐड ही करते आ रहे हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 6 एंड हुआ है। अब मॉड्यूल नंबर 7 पे चलते हैं।